बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6 ऑफ IS टू इन्वेंट्री। गुज़श्ता क्लास में इन्वेंट्री के चैप्टर को हमने थियोरेटिकल एतबार से एंड करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। बस आज कोशिश करेंगे कि इसके जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं उसको हम पढ़ के ख़त्म कर दें, और अब कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं रह गई हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम ख़त्म कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ आज हम फॉर्मली अपने MCQ सेशंस का आगाज़ कर देंगे, ताकि 2-3 दिन लगा के जितने मैक्सिमम पॉसिबल हम रैंडम बेसिस पे MCQ सॉल्व कर सकें वो हम कर लें इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा आज की क्लास की बात तिलावत कर लें भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। माशाअल्लाह। कहता है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, जैसे कि एब नॉर्मल लॉसेस एंड वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस के वो नेसेसरी हो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। अनलेस के आप कोई ऐसा आइटम बना रहे हो जिसको स्टोर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको मैं स्टोर नहीं करूँगा, स्टोरेज कॉस्ट उसकी इनकर नहीं करूँगा, तो मेरी प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो फिर वो आप इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर कैपिटलाइज करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम नहीं डालते, पता है हमें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग का खर्चा कर रहा हूँ तो वो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री थोड़ी बनेगी, वो तो मेरा P&L में एक्सपेंस चार्ज होगा। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है? कहते हैं जनाब स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायरिंग फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि स्टोरेज कॉस्ट उस रॉ मटेरियल की जो कि आगे मेरे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होना है। ठीक है, अब लेट से मैं लकड़ियाँ इतनी सारी जो है ना वो रख नहीं सकता कहीं और। ठीक है, मुझे उसके लिए एक वेयर हाउस किराए पे लेना पड़ेगा और उस वेयर हाउस का किराया मुझे पे करना पड़ेगा, तो उस लकड़ियों को रखने की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो मैं अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। इट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कहता है स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब वो टेबल चेयर कुर्सियाँ जो बन गई हैं, तैयार हो चुकी हैं और मेरे गोदाम में पड़ी हैं। कहते हैं क्या उसका जो किराया है गोदाम का वो मैं इन्वेंट्री कॉस्ट में हर महीने ऐड करता जाऊँगा? नहीं 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 नहीं, क्यों? क्योंकि वो तैयार हो गई हैं, प्रेजेंट कंडीशन में आ गई हैं। ठीक है, तो इट इज़ एक्सक्लूडेड बिकॉज दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। डन, चलो ओके। अब ये एग्जांपल आ रही है, किसी को करने का बहुत शौक हो तो कर लेना, वरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये NRV की बात हमने कर ली थी कल। सेलिंग प्राइस, राइट डाउन, सब कुछ देख लिया है। ठीक है, अब आ जाओ आगे तेज़ी से। ना 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 ना, अच्छा ये कर लिया चीज़ केक वाला सवाल? हाँ, चीज़ केक वाला सवाल देख लिया, कर लिया? बोलो ना, रीड करने के लिए दिया था और कहा था अल्लाह के वास्ते कल कर लेना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ना 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 ना, ओके तो ना पढ़ लिया। 106 पेजेस का PDF बना इन्वेंट्री का, चेक कर रहे हो टैलेंट जी, ये MCQ मिला के। ठीक है, अच्छा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो ये ना बेसिकली हमने जो फीफो एफ को परपीचुअल पीरियोडिक पढ़ा था ना, उसकी तमहीद बांध रहे हैं। तमहीद बांधने के लिए ना उससे कुछ लंबी करी है, हम देख लेते हैं क्या लंबी करी है। कहता है कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। व्हाट डज स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब? कहता है इसका मतलब ये है कि हर आइटम की कॉस्ट को आपने आइडेंटिफाई करना और ट्रैक करना है सेपरेटली, यानी कि जब जो आइटम बिकेगा आप उसी कॉस्ट चार्ज करोगे। मैंने ऑल्टो 21 मॉडल लेके ख़रीदी हुई है और ऑल्टो 25 मॉडल खरीदी हुई है, ऑल्टो 22 मॉडल खरीदी हुई है। अब क्या मैं ये करूँ कि मेरे पास 3 ऑल्टो हैं, तीनों की वैल्यू मिला के 60 लाख है, डिवाइड बाय 3 करो, चलो भाई वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई मेरे पास 20 लाख रुपये पर कार। ऐसा नहीं ना, तो भाई अगर मैं 22 मॉडल बेच रहा हूँ तो 22 मॉडल की कॉस्ट चार्ज करूँगा, 25 मॉडल बेच रहा हूँ 25 मॉडल की कॉस्ट चार्ज करूँगा, सिविक बेच रहा हूँ, RS बेच रहा हूँ, ओरियल बेच रहा हूँ, तो जो मैं वेरिएंट बेच रहा हूँ उसकी कॉस्ट चार्ज करूँगा। बात समझ आ रही है? ऑल्टो मैनुअल बेच रहा हूँ, ऑल्टो ऑटोमेटिक बेच रहा हूँ, हर किसी की कॉस्ट में अलग अलग रखूँगा। तो कहता है भाई आपने इनको वेटेड एवरेज नहीं करना होता। ठीक है, कॉस्ट डेट आर, अच्छा कहता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कब ज़रूरी है? स्पेसिफिक कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन मुझे कब करनी चाहिए? कहते हैं नंबर 1, रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 1 क्या भाई? गुड्स दैट आर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। कहता है इसका मतलब गुड्स सेम नहीं होंगी, 1 यूनिट डिफरेंट होगा दूसरे यूनिट से। देखो 3 गाड़ियाँ हैं, ऑल्टो के 3 वेरिएंट्स हैं, 20, 25 और 30 हज़ार वाला। हर गाड़ी डिफरेंट मॉडल की है, डिफरेंट फ्यूचर की, डिफरेंट कॉस्ट की है, इसको हम एवरेज आउट नहीं कर सकते। कहते हैं नंबर 2, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। भाई हर गुड मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए रखी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सीमेंट रखी है प्रोजेक्ट A के लिए और स्टील रखी हुई है प्रोजेक्ट B के लिए। ठीक है, कहते हैं सीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ए कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉमन स्टॉक। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोजेक्ट ए के अंदर ही जाके इस्तेमाल होगी और कॉस्ट उसकी चार्ज होगी सिर्फ किस में? बोलो भाई, उसी प्रोजेक्ट के अंदर। ओके,
कहता है ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? कहता है ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स का मतलब होता है वो गुड जो नेचर में सेम हो, क्वांटिटी में सेम हो, इस्तेमाल में सेम हो, एंड वन यूनिट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनदर यूनिट। ठीक है, जैसे कि चावल की बोरी, सीमेंट की बोरी, शुगर, ब्रिक्स, बॉटल वाटर, वन बैग इज़ जस्ट लाइक अनदर बैग, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा बैग बेचा गया था। बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे नहीं पता मैंने कौन सा बैग बेचा है तो इस केस में क्या कर दूंगा, एवरेज आउट कर दूंगा ना। बहुत सारी सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई हैं भाई, 50 बोरियां रखी हैं सीमेंट की, मैंने जनाब 15 बेच दी, तो अब मैं कहूँगा कि नहीं कोने वाली 15 की कॉस्ट अलग कर दो, नहीं ऐसा नहीं ना, सीमेंट तो सारी सारी की एक साथ ही है। तो ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, अच्छा कहता है अब यहाँ से तमहीद बांध रहा है कि अब ऐसे केस में हमें कोई ना कोई सिस्टम चाहिए, कोई ना कोई मेथड चाहिए जिसके ज़रिए हम अपनी आइटम की कॉस्ट को निकाल सकें। कहता है भाई अब नीड फॉर कॉस्ट फार्मूला आ गया। ठीक है, तो मिक्स फिक्स हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा इस सब के बाद जनाब मुझसे आगे कहता है, अच्छा मेरी एप्पल पेंसिल की बैटरी लो हो गई तो मैं इसको चार्ज पे ला के ना हाईलाइट करना बंद कर दूंगा 5 मिनट के लिए, मैं आपको ऐसे ही रीड करवा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो कहता है मुझे कोई ना कोई सिस्टमेटिक वे चाहिए जिससे मैं अपनी इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू को डिटरमाइन कर सकूँ। इसलिए मेरे पास दुनिया में 2 फार्मूला आ गए जनाब, एक को हम कहते हैं फीफो, एक को हम कहते हैं वेटेड एवरेज। डन, वो तमहीद बांध दी जो हम पहली क्लास में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा फिर कहता है भाई एक चीज़ होती है फीफो, देखो पढ़ा है आपने कभी, याद आ रहा है कुछ? पढ़ा है ना भाई फीफो, इतना मुश्किल है। अच्छा फिर होते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज को मूविंग एवरेज भी कहते हैं, और उसका जो है ना उस तरह से बनता है लेजर कार्ड। बात समझ आ रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स वाली होती है, इन्वेंट्री होती है, क्लियर है? ये हम पढ़ चुके हैं अलहमदिल्ला। अच्छा कहता है एक चीज़ याद रखो, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, एक चीज़ अगर आप कर रहे हो तो फिर आप उसको कंसिस्टेंट रखो। अगर आप जिम जा रहे हो तो आप कंसिस्टेंट रहो, अगर आप वॉक करो कंसिस्टेंट रखो, अगर आप पढ़ाई करो तो कंसिस्टेंटली करो। ऐसा नहीं कि अभी आपने करी तो फिर आपने कल नहीं करी, परसों नहीं करी, फिर आपने 3 दिन बाद दोबारा और डाली पढ़ाई। कंसिस्टेंटली मतलब मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम करना। कहता है इसी तरह से जैसे आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो ना, तो आपने अपनी इन्वेंट्री को भी वैल्यू जो करना है ना वो मुस्तकिल मिजाजी से करना है, यानी कि कंसिस्टेंटली करना है। कहता है सेम कॉस्ट फार्मूला मस्ट बी यूज फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज। डन, अच्छा कहता है आपने सेम कॉस्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है। कहता है इन्वेंट्री के डिफरेंट नेचर और यूजेस हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन अलोन इज नॉट अ वैलिड रीजन टू यूज डिफरेंट मेथड। कहता है भाई मेरी एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है, सीमेंट की बोरियां कराची में पड़ी हैं, 50 सीमेंट की बोरियां लाहौर में पड़ी हैं, तो कराची के लिए फीफो चला लेता हूँ, लाहौर के लिए वेफ को चला लेता हूँ। ऐसा अलाउ है? ऐसा अलाउ नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन इज नॉट अ वैलिड रीजन। डन, अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर 1 इसी की आ रही है। डन, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कंपनी के पास जो है ना वो स्टील भी है और कंपनी के पास क्या है, बोलो भाई मशीन भी है। तो भाई वो नेचर उसका भी डिफरेंट है, यूज़ भी उसका डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट कॉस्ट फार्मूला इस्तेमाल बोलो भाई कर सकती है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, ये वही वाली बात कर रहा है कि भाई इन पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन फीफो के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एफ को। ठीक है, खल्ली वल्ली आ जाओ। कहता है भाई फीफो हायर प्रॉफिट क्यों शो करता है? वो याद है मैंने एक कंपटीशन करके दिखाई थी, वो कंपटीशन करके दिखा रहा है एवरेज की वाली। बात समझ आ रही है? क्लियर है? आ जाओ। कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स, ये एक थोड़ी सी नई चीज़ है और फजूल सी चीज़ लिखी हुई है, इसको वैसे लिखना नहीं चाहिए था, कोई मतलब इसकी लॉजिक सेंस बनती नहीं है इधर, लेकिन खैर हम पढ़ लेते हैं, हमारी किताब में लिखा हुआ हम पढ़ लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा देखो बच्चों, चीज़ को मेजर करने की, चीज़ को नापने तोलने की, चीज़ को एस्टिमेट करने की कॉस्ट के 2 मेथड होते हैं। एक कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड होता है, एक होता है रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और रिटेल मेथड यूज़ करते हैं रिटेल बिजनेस, यानी कि जो माल खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। बात समझ आती है? जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपनी कॉस्ट को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, एस्टिमेट करता है, आज खड़े होकर प्लानिंग करता है कि यार मैं अगले साल में जो है ना 600 करोड़ की सेल करूँगा, उसमें से जो है ना वो 400 करोड़ की मेरी कॉस्ट आएगी और 200 करोड़ का मेरा प्रॉफिट आएगा। और 400 करोड़ की जो मेरी कॉस्ट होगी उसके अंदर तकरीबन मटेरियल लगेगा 100 करोड़ का, और बाकी 300 करोड़ की जो है ना मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल लगेगा और ओवरहेड लगेगा। ओवरहेड के अंदर 50 लाख रुपए का डायरेक्ट वो लगेगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और 50 लाख रुपए का वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लगेगा। अच्छा ये तो प्लानिंग मैनेजर ना प्लानिंग करता है, बजट बनाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करता है, बेंचमार्क सेट करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करता है। उसके बाद होता क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपनी की होती है और फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और देखते हैं कि हमने स्टैंडर्ड से ऊपर परफॉर्म किया है या स्टैंडर्ड से नीचे परफॉर्म किया है। और अगर मैंने सोचा था कि मेरी कॉस्ट 300 करोड़ रुपए की होगी या 400 करोड़ रुपए की होगी और वो 450 करोड़ रुपए की होगी, तो हमारा एडवर्स वेरिएंस आ गया। फिर हम एवेल्यूएट करते हैं भाई हमारा खर्चा महंगा क्यों हो गया, मैंने तो एस्टिमेट किया था ऐसा नहीं होगा, मैंने ज़्यादा खर्चा क्यों कर दिया। अच्छा मैंने कम खर्चा कर दिया, फेवरेबल काम हो गया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है।
तो इस तरह से ना कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, ये इस स्टेज पे आपके बिल्कुल काम करनी है, तो उसमें आपने मोटे मोटे लफ्ज़ याद रखें ताकि आप एमसीक्यूज़ को हल कर सको। कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जब आप जाओगे तो उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करोगे, और उसके अंदर पूरा एक चैप्टर भी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस के नाम से, उसके अंदर आप वेरिएंस कंप्यूटेशन सीखोगे इंशाल्लाह सलामत के साथ। बात समझ आ रही है? ओके। तो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड यूजेस नॉर्मल या स्टैंडर्ड लेवल्स ऑफ मटेरियल सप्लाई, लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के नॉर्मल लेवल पे रहते हुए मेरा अंदाज़ा है कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना खर्चा होगा, इतनी मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। कहता है स्टैंडर्ड्स को हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं और कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और जैसे ही कंडीशन, हालात, वाक़यात चेंज होते हैं मैं इसको रिवाइज भी कर लेता हूँ। बात समझ आती है? चलो अच्छा, अगली चीज़ कहता है कि रिटेल मेथड क्या होती है। रिटेल मेथड वो मेथड होता है विच इज़ यूज्ड इन रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है भाई, कपड़ों का फैशन चेंज होता रहता है। अगर आज से 10 साल पहले कपड़ों में कोई फैशन था तो वो आज थोड़ी ना ज़रूरी वो फॉलो हो रहा हो, ठीक है। बात समझ आ रही? किट शिट में, कपड़ों में, मोबाइल फ़ोन्स में डिफरेंट फैशंस चलते रहते हैं। बात समझ आती है? तो कहते हैं रिटेल मेथड इज़ कॉमनली यूज इन रिटेल इंडस्ट्री। इट इज़ सूटेबल व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम हो, यानी कि पुराना माल जल्दी जल्दी ओल्ड फैशन हो रहा हो, और सिमिलर ग्रॉस मार्जिन हो। सिमिलर ग्रॉस मार्जिन हो। रिटेल इंडस्ट्री में क्या होता है, कपड़ों की प्राइसेस ज़्यादातर कोई फ्लक्चुएट थोड़ी करती हैं, कैटेगरी होती है। हाँ, हाई लेवल बहुत ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सेम प्राइस होती है, ऑलमोस्ट आगे पीछे होती है ना हर ब्रांड की, तो उनकी ग्रॉस मार्जिन भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। और कहता है कि इसमें अदर कॉस्टिंग मेथड इम्प्रैक्टिकल हो जाएं, यानी कि मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला मेथड इस्तेमाल ना कर सकूँ, कितना लेबर लगा, कितना मटेरियल लगा, क्यों? क्योंकि मैं तो बना नहीं रहा प्रोडक्ट, मैं तो खरीद के आगे बेच रहा हूँ। बात समझ आती है? अच्छा, तो ये एक मैंने छोटा सा मेथड जो है ना वो उसका बना दिया है कंपैरिजन का, आप इसको रीड करना चाहो तो कर लेना, किताब का पार्ट नहीं है। अच्छा, तो याद रखने वाली बात क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड में स्टैंडर्ड या नॉर्मल लेवल यूज़ होता है और इसको हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं। अच्छा, और रिटेल मेथड के अंदर कहाँ यूज़ होता है बोलो? रिटेल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम हो और सिमिलर ग्रॉस मार्जिन हो। बस आपने ये कीवर्ड जहन में रखने हैं, याद करने हैं, इनको सॉल्व करने हैं। बात समझ आती है? चलो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात है भाई। हाँ, किसी का दिल चाह रहा है ना इन्वेंटरी का सवाल सॉल्व करने का, तो यहाँ से जाके ना सवाल सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर किसी के पास वो फॉर टाइम है, हमारे पास तो नहीं, तो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बात समझ आती है नहीं आती? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए मैं इसके। अच्छा, बस फिर रिकग्निशन डिस्क्लोजर वगैरह आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नोट समेत चीज़ें थी ना, नोट समेत चीज़ों में हमने तकरीबन शकरीबन मिला के, हिला और जुला के कितने पेजेस कवर कर लिए? 74 पेजेस सेफली। चलो अब ज़रा हम देखें कि हमारी पेंसिल की चार्जिंग कितनी बाकी है। ये बताओ क्लास से बाहर कौन कौन रह गया आज? हाँ, कौन कौन है? हाँ, बस दो ही हैं, ठीक है। आज हूँ कल हूँ मेरा ना हो। तुम्हारे मामू की बेटी लगती है, चुप करके बैठो। माफ़ कर दें, इतनी दफ़ा देखो, जब तक आप इनको सीधा नहीं करोगे ना, ये इंसान के ना नहीं बनेंगे पुत्र, बंदे से पुत्र नहीं बनते। चांस देना चाहिए, लास्ट टाइम दिया था ना। अच्छा, लड़कों को जब मैंने बंद किया था तो ही सर बंद करे, सर बंद करे, सर सर ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ, ये सर वॉइस बहुत गंदे बच्चे हैं। लड़कियों को बंद करे तो चांस दे दें, चांस दे दें, शर्म नहीं आ रही है? हिपोक्रेसी क्या है यार ये? क्या चलो शुरू हो जाए, एमसीक्यूज़ खोलो। बेटा रजिस्टर पे लिखो शाबाश, तू मेरा पुत्र छुट्टीकार। कुछ ऐसा ही अब महसूस मुझको हो रहा है।
न्यू बुक हाथ ही निकल गया ना, दुम रह गई है, मज़ा आ रहा है, बड़े बड़े चैप्टर निकल गया। सिर्फ फाइनेंशियल रह जाएगा, वो बड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे मुनासिब करके, थोड़ा थोड़ा करके हम उसको करते हैं, ठीक है। चलो बताओ, आंसर बताओ, शाबाश। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस? एडमिन की सैलरी, एबनॉर्मल लॉस, रेंट या फ्रीट? फ्रीट, फ्रीट कहते हैं, फ्रीट कहते हैं, आई डोंट नो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन कन्वर्जन कॉस्ट? कमीशन, कैरेज, आउटवर्ड्स या फैक्ट्री की वेजेस? हाँ, डी कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है भाई? रॉ मटेरियल खरीदने के बाद, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट। उसके अंदर याद है डेप्रिसिएशन की बड़ी कॉमन मिसाल मैंने दी थी, और वो जो मजदूर काट रहा था उसकी 1500 रुपये की महीने की तनख्वाह, मैंने पर घंटे की तनख्वाह। तो कमीशन तो नहीं होगा भाई, क्योंकि वो भी WIP के अंदर है। कैरेज भी नहीं होगा क्योंकि माल आ चुका हुआ है। आउटवर्ड्स भी नहीं होगा क्योंकि मैंने माल पड़ा हुआ है भाई, मैं तो आरी से काट रहा हूँ उसको। तो फिर सुपरवाइज़र की वेजेस, जो उसको सुपरवाइज कर रहा है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। चलो, आफ्टर प्रिपेयरिंग द, क्या तीसरे का पढ़ो नहीं, मैं पहले पढ़ूँ नहीं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स। ड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ के ना 2 वर्जन होते हैं, 2 वर्जन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ड्राफ्ट, एक को हम कहते हैं फाइनल। देखो, ड्राफ्ट क्या होता है कि जैसे मुझे KPMG ने अपॉइंटमेंट लेटर भेजा और कहा ये हमने आपको ड्राफ्ट अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया, उसके ऊपर ड्राफ्ट का वाटरमार्क डाल दिया कि ये आप रिव्यू कर लें। ये ऐसा ही, असल वाला भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये ड्राफ्ट आप देख लें, आपको कोई चीज़ चेंज वेंज कराने की बात करनी है तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ऑल गुड। इसी तरह से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, तो पहले ड्राफ्ट आता है मैनेजमेंट की तरफ से, यार ये ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं है। फिर ऑडिटर क्या करता है, उसमें से चेंजेस जो है ना वो प्रपोज वगैरह करता है, और मजीद कुछ चेंजेस होती हैं, एडजस्टमेंट होती हैं, तो ड्राफ्ट के बाद एक फाइनल वर्जन आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, कहता है ड्राफ्ट अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद साइमा ने ये देखा कि उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और उसने ये देखा कि सम आइटम 2600 रुपये के हैं, वो 2550 के बिकेंगे आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹65। what effect will any required adjustment have on साइमा प्रॉफिट? प्रॉफिट बढ़ेगा, सॉरी कम होगा 65 से, बढ़ जाएगा, सॉरी कम होगा 115 से, कोई चेंज नहीं होगा, या प्रॉफिट डिक्रीज होगा 50 से? आओ देखते हैं। मुझे बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या आ रही है? हाँ जी, सेलिंग प्राइस नहीं पता, चलो NRV क्या आ रही है? NRV क्या आ रही है इसकी? हाँ, शर्म नहीं आ रही? तो 2535 किसने बोला था? माइनस कर दिया था ना 65 आपने, है ना? शर्म नहीं आई ना आपको? देखो, अंग्रेजी मतलब बंदा गधा हो लेकिन उसकी अंग्रेजी खराब ना हो। देखो, कहता है कैन बी सोल्ड फॉर 2550 आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट, यानी कि सेलिंग कॉस्ट को माइनस करने के बाद। देखो, हमारा बाजी से हमारा मजाक चलता है, उनको कह सकते कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, इनको फील नहीं होता। अच्छा, आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद, यानी कि NRV ना, तो NRV को बच्चों कंपेयर करो शाबाश कॉस्ट से। तू मेरा पुत्र बता क्या आंसर है? माइनस क्यों कर रहे हो यार? ऐसे देख लो उमेरा, ऐसे देख लो यार उमेरा यार, मतलब चलो। तस्वीब कॉरपोरेशन 3 प्रोडक्ट बेचती है, अल्फा बीटा गामा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल एट ईयर एंड। अल्फा बीटा गामा रुपीज़ पर यूनिट, कॉस्ट इतनी थी, सेलिंग प्राइस इतनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इतनी है। एक काम करो ना, इसके NRV निकाल लो जल्दी से, खल्ली वल्ली ज़रा बताओ। 15 14 13 12, 14 13 12 11 10 9 14 13 12, ठीक है। कंपेयर करो, 10 12 में से किस पे रखूँगा? 10 पे। 13 9 में से किस पे रखूँगा? 9 पे, ठीक है। 15 12 में से किस पे रखूँगा? 12 पे। तो यहाँ एडजस्टमेंट आएगी कितने की? 4 रुपये की, और यहाँ एडजस्टमेंट कितने की आएगी? 3 रुपये की। बात समझ आ रही है? ऐसा ही है ना? अच्छा, कहता है कि द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट ईयर एंड शुड बी। ओहो, इसने राइट डाउन नहीं पूछा, तो फिर मैं तो ये करूँगा ही नहीं वाला काम। कहता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी। अच्छा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी आनी चाहिए है? अच्छा, बता देने, कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ, ये अल्फ़ा कितने पे आना चाहिए? 10 पे आना चाहिए, 12 पे? 10 पे ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 300। अच्छा, फिर बीटा कितने पे आना चाहिए? 9 पे। 9 मल्टीप्लाई बाय 380। अच्छा, ये 12 पे आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय
240 कितना आता है? 9300 आ रहा है। फात भाई कैलकुलेटर निकाल लें प्लीज़, थोड़ी हिम्मत कर लें। हाँ लाया नहीं हूँ। कितना आ रहा है? ऐसा है? चलो शाबाश, जल्दी करो अगला। बहुत तसल्ली से, बहुत सुकून से हमने चैप्टर पढ़ा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक डाउन किया चैप्टर को। जब भी 6 क्लासेस लगी, डेप्रीसिएशन से ज़्यादा लंबा ये गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज पढ़ो, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, हो जाएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ मोबाइल डीलर अबाउट हिज इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। मोबाइल ए की कॉस्ट थी इतनी, एनआरवी थी इतनी, किस पे रखूंगा? एनआरवी पे रखूंगा। कॉस्ट इतनी, एनआरवी इतनी, कॉस्ट पे रखूंगा। कॉस्ट इतनी, एनआरवी इतनी, एनआरवी रखूंगा। कॉस्ट इतनी, एनआरवी इतनी, कॉस्ट पे रखूंगा। अबे भाई प्लस करना है, 3300, 13000, 13900, 1400, 14900 कितना आ रहा है? 4500 आ रहा है। चलो शाबाश। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैनियल अमाउंट टू रुपीज़ 1,30,200, बट लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सम डैमेज आइटम वर इंक्लूडेड हैविंग द कॉस्ट ऑफ 25,000। द टोटल रिपेयर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3500। आफ्टर रिपेयर दीज कुड बी सोल्ड फॉर 18,000। कहता है कुछ आइटम ऐसे हैं जो इंक्लूडेड हुए हैं जिसकी कॉस्ट कितनी है? 25,000। तो मैं एक काम करता हूँ ना, 1,30,200 में से 25,000 निकाल लेता हूँ। कितने हो गए? 1,05,200। ये तो हो गए गुड, ये तो आनी चाहिए ना। अब बेड वाली का सारा हिसाब किताब सही करें। मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है? बेड वाली की 25,000 है। रिपेयर कॉस्ट कितनी है? 3500। एनआरवी कितनी हो गई इसकी? हाँ 21,500 एनआरवी हो गई। अच्छा जी, और एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दी, गलत कर दिया, माय बैड। एक सेकेंड, कॉस्ट कितनी थी इसकी? 25,000 ना। अच्छा, और सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? 18,000। 18,000 है या रिपेयर के बाद की प्राइस 18,000 है? रिपेयर के बाद की प्राइस क्या है बोलो भाई? 18,000। अच्छा हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट से कंपेयर करूँगा। मुझे उधर बताओ, ये सेलिंग प्राइस नहीं हुई, क्या हुई बोलो भाई? एनआरवी हो गई। एनआरवी कितनी है बोलो? 18,000। ठीक है, ज़रा मुझे बताओ उसका आंसर क्या आएगा? 11 नहीं, गलत। सोचो सोचो, शाबाश, शुरू हो जाओ। मैंने आपको घुमा दिए थोड़ा सा ना पकड़ के, अब दिमाग लगाओ। नहीं, चलो करवाऊँ मैं? चलो मुझे एक बात बताओ, फंस गया सारे? तुमने आंसर देखा है? नहीं, खुद बताया पक्का? मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला चलो एक 30 में से 25 निकाल देता हूँ तो ये सही होंगे और ख़राब वाले को अलग से कर लेंगे, तो आपने माना? माना, हाँ भाई सही कह रहे होंगे, ठीक है, हम तो अपना दिमाग लगाएंगे नहीं। जैसे ये जिस ट्रेन की पटरी हम लेके जाएंगे ना, हम चढ़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें इन्वेंट्री के सवाल सॉल्व कराए थे, ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या अप्रोच बताई थी? तुम्हारे पास एक वैल्यू होगी क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। अब सबके आना शुरू हो गया ना आंसर, ठीक है। देखो अब सबकी वैल्यू, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारे पास बोलो? 1,30,200। हम क्या कभी क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ते थे? क्या उसमें से कुछ माइनस प्लस करते थे? कभी भी नहीं करते थे। हम क्या अप्रोच रखते थे बोलो? हम क्लोजिंग स्टॉक को वैसे ही रखते थे और सिर्फ अपने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर तो प्लस कर देते थे या तो माइनस कर दिया करते थे, रिवर्सल केस में प्लस कर दिया करते थे, ऐसा ही है। अच्छा ज़रा मुझे बताओ कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है बोलो भाई? 18, ठीक है, और उसकी कॉस्ट टू सेल कितनी है? हाँ 3500। तो इसकी एनआरवी कितनी है? हाँ जी 14,500। इसकी कॉस्ट कितनी है? हाँ जी, कॉस्ट कितनी थी? 25,000। मुझे बताओ ये 25,000 की कॉस्ट पे इसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन होने कितने पे चाहिए थे? 14,500 पे।
तो कितने से मैं इसको निकाल दूं? 10,500। तो अगर मैं इसमें से 10,500 के गंदे शंदे आइटम राइट डाउन वाले निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? डन। पक्की बात है, सिंपल सा सवाल था। चलो शाबाश। हाँ नहीं आया? अच्छा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था कितना? 1,30,200 का। देखो जो मैंने पहले तो मैंने बताया ना कि हम ये करते हैं, यूँ करते हैं, वो करते हैं। मैं देख रहा था कौन कौन से कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। आपने रोकना था, नहीं सर ये आप क्या कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपने खुद तो पढ़ाया था कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं छेड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे ही रखा रहेगा। हम तो सिर्फ अपनी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट करके उसको क्लोजिंग स्टॉक से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो कोई मसला नहीं है। आ जाओ, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेरे पास? 1,30,200। इसको मैं नहीं छेड़ता, ऐसे ही रखा हुआ है। मैंने कहा मेरे पास एनआरवी कितनी है, कैसे निकलेगी एनआरवी? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। कितनी आ रही है? 14,500। ये एनआरवी आ गई। अब कॉस्ट कितनी है इसकी? 25,000। ये 25,000 रुपये 1,30,200 के अंदर शामिल है? हाँ है। लेकिन होने कितने पे शामिल चाहिए थे? अपनी एनआरवी पे। तो कितने से निकाल दूँ? 10,500 से निकाल दो, माइनस कर दिया। इसने पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? अच्छा, अगर ये मुझसे पूछता कि व्हाट इज द अमाउंट जिससे मुझे इन्वेंट्री को राइट डाउन करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आता? बात समझ आ रही है? चलो, अगर मुझसे पूछता व्हाट वुड बी द एनआरवी, तो क्या आंसर होता? डन। चलो 7वां सवाल करो जल्दी से, शाबाश। हाँ जी, ये अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आपस में बातें नहीं करो, तुम लोगों को मैंने कहा भी था पीछे वालों को डिस्कस नहीं करो ना आपस में, क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे का पेपर देना है, स्वैप करना है पेपर, नहीं ना? खुद करना है ना अपना अपना पेपर, तो यहाँ भी खुद करो, वरना एग्जाम हॉल में ना ऐसे बैठोगे यार, कोई बता दे, कोई मेरी तरफ देख ले, मैं उसको ऐसे ऐसे कर लूँ, कुछ पूछ लूँ, कोई देख ही नहीं रहा, सब अपना अपना पेपर कर रहे हैं यार। उफ, पैनिक हो रहा है, हाथ में पसीने आ रहे हैं, ऐसे होगा बेटा। हाँ जी, अच्छा वही आसान वाला सवाल है, आसान आसान है। आओ, फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ हामिद लिमिटेड ऐसे 31 दिसंबर 2018। प्रोडक्ट कॉस्ट और एनआरवी किस पे रखूँगा? कॉस्ट पे, एनआरवी पे, एनआरवी पे, कॉस्ट पे। बताओ कितना कितना? 48,600। What is the sorry which of the following is not permitted as a cost of inventory? कौन सी कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती? स्टोरेज अनलेस नेसेसरी। शाबाश, पढ़ के हैं अभी। एंटिटी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 million, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स वर्थ 6 लाख रुपए, द कैरेज आउटवर्ड्स ऑफ 50,000 एंड द कमीशन पेड टू एजेंट वर्थ ऑल्सो 50,000। व्हाट इज द ग्रॉस एंड नॉट प्रॉफिट? कितना सेलिंग प्राइस 1 million की है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपए की। ये क्या है बोलो भाई? हाँ जी बोलो भाई। जीपी। ये किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। चलो नेट प्रॉफिट भी निकाल लो, मसला नहीं है, और माइनस कर लेना, नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। चलो बजूका, Bazooka Limited manufactures and sells office equipment for workplaces. The stock equipment was included in the closing inventory as of 31 दिसंबर 2019 at a cost of ₹50,000 per equipment. पूरे से लाइन में सिर्फ काम की बात यही थी। During the final audit, the auditor noted that subsequent selling price of the inventory as at 15 January 2020 was 40,000 per item. Furthermore, inquiry revealed that during the physical stock takeout, water leakage has damaged the equipment. According in the following week, BL spent a total of 15,000 per equipment for repairing the equipment. इतना हम देख के इसको परेशान होते, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, एनआरवी की कंपटीशन है। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है भाई इसकी? एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कितनी है? 40। एस्टिमेट कॉस्ट टू सेल कितनी है, मतलब रिपेयरिंग का खर्चा सही करवाने का, कॉस्ट टू कंप्लीट अच्छी हालत में लाने के लिए कितना? 25। ऐसा
कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इन्वेंट्री राइट डाउन। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी बोलो? 25। 25 होगी या नहीं होगी? 25 होगी। और राइट डाउन कितने से होगा? वही 25 से होगा। कौन सी कॉस्ट अलाउड है एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? एबनॉर्मल वेस्ट अलाउ है? हाँ, वो कह रहे हैं एबनॉर्मल वेस्ट अलाउ है। एबनॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बना लो। ऐसा कौन कौन बेवकूफ़ बोला बनाते हैं एबनॉर्मल लॉस को? हाँ, तो ये अलाउड बोल रही हैं, ये ए बोल रहे हैं एबनॉर्मल लॉस। खतरनाक लोग हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे जाता है। हाँ, नॉर्मल लॉस बनता है, लेकिन किस केस में बनता है? परपेचुअल पीरियोडिक? परपेचुअल। चलो बताओ कौन सी कॉस्ट अलाउ है एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। स्पाइस लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना वर्थ रुपीज 10 मिलियन। दे पेड 8 लाख रुपए एज इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड 2 लाख रुपए एज इम्पोर्ट टैक्सेस। ठीक है, ये भी दोनों ज़रूरी थे। इम्पोर्ट टैक्सेस वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि ये तो नहीं आता, यानी कि 10 मिलियन प्लस 8 लाख 10.8 मिलियन हो गया अब तक। तो दे पेड 10.8 मिलियन प्लस 1.5 लाख, कितना बनता है ये? 0.15 मिलियन बनेगा। क्यों? 1.5 लाख रुपए ना, कितना मिलियन बनता है? हाँ, 10.95 हो गया, 0.15 मिला के ना, ऐसा ना। अबे ट्रांसपोर्ट कितना मिलियन बनता है? 0.15 बनेगा ना। कितना बन गया? 10.95 मिलियन। ठीक है, अच्छा। ऑफ द मटेरियल फ्रॉम चाइना एंड 2 लाख एक्सपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग। ठीक है, तो 0.2 मिलियन और ऐड कर दो उसमें। ठीक है, फिर मार्केटिंग एक्सपेंस 1 लाख, चल निकल। जनरल एडमिन ओवरहेड, चल निकल। कितना? 11.15। क्या आंसर है इसका? क्लियर है? द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी शुड ट्रीटेड एज अ डेफर्ड एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है? पढ़ा ही नहीं हमने। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा इन द पीरियड इन विच राइट डाउन अकर्स। हाँ, ये तो देखी देखी बात लग रही है, सोनी सोनी बात लग रही है। रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, सिफारिश लेकर आई होगी इनकी। दरवाजा नहीं खुलता इनके लिए। अच्छा, आ जाओ। Recognize an expense in the period in which the write down occurs. Recognize an expense in the subsequent period in which such write down is warranted. Recognize an expense a current liability in the statement of financial position. कौन है ये? अच्छा, तुम्हारी मम्मा ही। जाओ, अल्लाह माफ करे। ऊपर से कुंडी खोलो। हाँ, नीचे से लॉक खुलता। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे। लॉक करो, लॉक। क्या हुआ, सब खैर है? हाँ, तो मैं कॉल बता रही थी। हाँ, बोलो। असल में बेटा ये कॉल मिस कर बंदा, मतलब मैं तो बोलता हूँ ज़मीन गड़े खुदे उसमें मैं गड़ जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं अम्मा की कॉल मिस करूँ। और तारीख गवाह है कि जब जब मैंने अम्मी की कॉल मिस करी, मतलब होता ये कि मैं मोबाइल बहुत यूज़ करता हूँ, मैंने बताया ना। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो अम्मी साथ में बैठी होती हैं, बेटा मोबाइल रखो, बेटा मोबाइल रखो, बेटा कैमरा लगा हुआ है, बेटा सेफ नहीं है। और बेटा साहब जो है ना वो इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह, फुल मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, इत्तेफाकन जब अम्मी साथ नहीं होती ना, या तो मोबाइल जेब में होता है या मनुष्य साइड में साइलेंट पड़ा होता है, और अम्मी की कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और वो मिस ही होती हैं। 6-7 कॉल अम्मी की मिस। अब तो मौत का खेल होता है। फिर ऐसा रगड़ा लगता है, ऐसा रगड़ा लगता है, तुम मेरी कॉल नहीं उठाते हो, आइंदा तुम मोबाइल इस्तेमाल करके देखो मेरे सामने है तो मैं बताती हूँ। अरे यार अम्मी हमेशा ऐसा होता है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पूरे रास्ते में मोबाइल यूज़ करता हुआ जा रहा हूँ,
पूरे रास्ते। 10 मिनट पहले मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया साइलेंट, 10 मिनट बज के 1 सेकंड में मेरी कॉल आना शुरू हो गई और अगले 10 मिनट तक मैंने कॉल नहीं उठाई। घर गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो खैर ये होता है, ये ऐसा क्या ही कह सकते हैं, दुनिया है, चलता है। क्या हुआ? सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और क्या होगा। नहीं वैसे तुम, हाँ नहीं कर ले, बोल क्या बोल रहे हैं? नहीं मिस हो जाती हूँ भाई, कोई भी हो ना, बेगम हो, अम्मा हो, उनको पता है कि मैं कॉल उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, तो उनको वो पूछते हैं ना एक दिन पहले, कल बेटा क्लास कब से कब तक है। हाँ तो मैं जाहिर सी बात है, मैं बता देता हूँ कि क्लास इस टाइम से इस टाइम तक है, तो उनको पता है क्लास टाइम में तो ये कॉल नहीं उठाता। अभी बीच में आई थी एक दिन ना, तुम लोगों की क्लास थी, लॉ की थी, क्या तुम लोगों की ही थी? हाँ, तो मैंने कॉल उठा के ना, उस दिन तुमने देखा होगा, मैंने टीवी के सामने मोबाइल रख दिया था, वो घर से वीडियो कॉल आई थी, तो मैंने रख दिया। वो घर में देख लिया, बेचारा पढ़ा रहा है गरीब, उसको पढ़ाने दो, उन्होंने कॉल काट दिया उधर से। ठीक है, तो बताना पड़ता है भाई, इंटीमेट करना पड़ता है घर पे। ये 5 कैसे हो गए लोग? पीसी, चलो। द अमाउंट ऑफ राइट डाउन क्या था इसका आंसर? बी था ना। चलो, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड। द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ परचेज दैट आर पेड टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। नहीं पागल है क्या? तो कॉस्ट का पार्ट बनता है। इंपोर्ट ड्यूटीज कॉस्ट का पार्ट बनती है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट आर एलोकेटेड कॉस्ट का पार्ट बनती है। 15 कर लिए हमने, मज़ा नहीं आया, हमें मज़ा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बोलो भाई? मज़ा नहीं आ रहा है। तुम्हें आ रहा है मज़ा? हमें नहीं आ रहा मज़ा। क्या चीज़? समझाने वाला करूँ कुछ? लिखने वाला? तो बेटा मैं लिखते ही रहूँगा, फिर तुम्हारा पेपर आ जाएगा, फिर बोलोगी सर ने प्रैक्टिस नहीं कराई हमसे उसकी। तो 5 दिन से मैं क्या कर रहा था? चलो मज़ा नहीं आ रहा ना, मैं लेवल 2 पे आ जाओ। 15 वहाँ से कर लिए ना, कुछ यहाँ से करते हैं। हाँ अच्छा लेवल 3 है ये, यही करें? चलो लेवल 3 पे आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह करे इसके आंसर सही हो। यार फहद तुमसे मुझे काम भी चंदा, तुमने वो डेप्रिसिएशन की जो कीज़ सही की हुई ना, वो मुझे करेक्टेड कीज़ बतानी है, और तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरा हैंड आउट सॉल्व करना है बाकी, ताकि करेक्टेड कीज़ मुझे बता दो कि कहाँ का इशू आ रहा है। ठीक है, तो उसको मैं बुक प्रिंट होने से पहले पहले कर लूँगा, मुझे मैं के लिए बुक देनी है। चलो आ जाओ। आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ कैलेंडर ईयर इन विच इट रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20,000, द फर्म डिस्कवर्ड कि एक स्टॉक ऐसा था जो अंडर वैल्यूड था 2,000 से, और दिसंबर का स्टॉक ओवर वैल्यूड था 3,000 से। फर्म का रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर शुड हैव बीन, ओह माय गॉड, तो खोपड़ी उल्टा पुल्टा हो गया। ये हमारा ये अप्रोच होती है राइट सवालों करने की, कि अब मैं देख के बोलूँ अबे भाई साहब ये तो हो ही नहीं रहा, तो अब मेरा दिमाग ना उसको वैसे ही अप्रोच करेगा, डर डर के, यार ये तो हो ही नहीं रहा, तो हो ही नहीं रहा। आप बोलो ऐसी की तैसी हो जाएगा, क्या हो गया, क्या क्या चीज़ मुझसे सॉल्व नहीं होगी, मैं देखता हूँ ज़रा। ऐसे अप्रोच करो सवाल को। पढ़ो अब। आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ कैलेंडर ईयर इन विच इस रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20,000, फर्म ने ये देखा कि एक स्टॉक ओपनिंग यानी कि 1 जनवरी वाला हैड बीन अंडर वैल्यूड बाय 2,000। अच्छा अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, अच्छा मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ ना, मैं पागल हूँ। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो एक्सपेंस ज़्यादा और प्रॉफिट कम होगा, ऐसा ही है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा ना। अच्छा और कहते हैं कि 2,000 तो ये इसका, सॉरी 20,000 तो ओरिजिनल वाला था। अच्छा और प्रॉफिट मेरा ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से क्या हुआ होगा? बोलो भाई कम हुआ होगा ना प्रॉफिट।
एक सेकेंड, अगर मैं ऐसे करूं और कहूं कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया था 3000 से, तो क्लोजिंग स्टॉक ने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा ना, कम कर दिया होगा ना, कम कर दिया होगा ना। चलो कितना हुआ बताओ। हाँ जी 19 कैसे, 3000 माइनस 2000, 3000 माइनस 2000 ऐड, भाई फात भाई ये कहते हैं कितना आ रहा है 19, फात भाई कहते हैं बी, और बाकी लोग, हाँ जी तुम भी बी कहती हो, ठीक है, और बाकी लोग, हाँ सब बी कह रहे हैं। चलो हाँ चलो मज़े की बात आप बता दे रहे ना, पहले सॉल्व करो शाबाश, और दिमाग लगाओ, फिर हम सॉल्व करेंगे। मुझे पता तू क्या कह रहा है। फोर्टी फाइव बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो बोल रहा है मुझे बताओ प्रॉफिट में ओवर स्टेटमेंट कितने से है, सॉरी द रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर शुड हैव बीन, कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, अब पढ़ो। सी होना चाहिए था, अभी नए नए आंसर आ रहे हैं। अंडर वैल्यूड था, अगर ओपनिंग स्टॉक कम था, अगर नहीं बेटा मेरी जान, मेरे टोटे, मेरे शहजादे, मेरी बात सुनो ना, जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही है। कहता है ओपनिंग, चलो मेरी बात सुनो ना, हम एक अज्यूम फिगर ले लें फिलहाल सवाल सॉल्व करने के लिए, 100 20 50, ये अज्यूम फिगर है, कितनी 120 120 120 50, कितना 70। अब बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो क्या था, अंडर वैल्यूड था, यानी कि ये कम था। जब ये कम था तो इससे मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि अंडर स्टेटेड होगा। अंडर स्टेटेड होगा कि ओवर स्टेट होगा, बोलो भाई, अंडर स्टेट हुआ होगा, मेरा प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ होगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता असल में जो होना चाहिए था तो मेरा प्रॉफिट क्या होता, कम होता ना। तो मुझे अपने प्रॉफिट को कितने से कम करना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक की वजह से 2000 से कम करना चाहिए। बात समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही। मेरी बात सुनो मेरी बच्चों, मेरी बात सुनो, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेजेस है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। मैं फर्जी फिगर्स लेता हूँ दोबारा तुम्हारे लिए, ये 6000 है, ठीक है, अच्छा ये 4000 है, और ये 5000 है, ठीक है, ये कितना हो गया, 6 4 10 माइनस 5 कितना 5, ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैं तुम्हारे लिए एक सेलिंग प्राइस भी या सेल्स भी एज्यूम कर लेता हूँ, लेट से 12000 की, ठीक है। मैं प्रॉफिट तुम्हारे लिए फर्जी, बल्कि नेट प्रॉफिट कितना था, 20000 था ना, तो अगर ये 20000 था तो इसको ज़रा बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आती, सेलिंग प्राइस कितना था, इसको कितना कर दूँ बताओ, 25 कर दूँ उसको, इतना कर दूँ, क्लियर है, अब सवाल क्लियर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो गौर से, मैं सिर्फ ओपनिंग स्टॉक पे जा रहा हूँ, पहले ओपनिंग स्टॉक खुद सोचो, मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद तुम, हाँ समझ आया, बात तो समझ आ गई, देर समझ आया लड़के को। मैं ओपनिंग स्टॉक करवा रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक खुद करोगे, ठीक है। मेरी बात सुनो, वो कहता है कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया था 2000 से, यानी कि ये 6000 नहीं, ये कितना होना चाहिए था 8000।
अगर ये 8,000 होता, अगर ये 8,000 होता, ठीक है, और साथ साथ चलो एक और काम करते हैं ना, वो भी करते हैं। मुझे बताओ, वो बोलता है कि चलो एक काम करते हो, इसी को करते पहले। मुझे बताओ ये अगर 8,000 होता, पहले इम्पैक्ट निकाल लो इसका। 8 होता, 8 और 4 कितना होता? 12, 12 में से 5 निकालो, 11 10 9 8 7, 7,000 होता। अगर ये 7,000 होता तो मुझे बताओ इसका प्रॉफिट कितना आया होता? 25, हाँ जी, 25 माइनस 7 कितना? हाँ जी 18 आया होता। तो इसकी वजह से प्रॉफिट कितने से कम हो रहा है? सिर्फ इस इम्पैक्ट की वजह से 2 से कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी कि प्रॉफिट -2 हो रहा है। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ। वो कह रहा है कि एंड द क्लोजिंग स्टॉक, इसने ओपनिंग क्लोजिंग का नाम नहीं लिया, 1 जनवरी 31 दिसंबर बोला है ना, हैज़ बीन ओवर वैल्यूड बाय 3,000 से बढ़ के दिखा रहे हैं, यानी कि ये होना कितना चाहिए था? 2,000। ये होना कितना चाहिए था? 2,000। अब मैं दोनों के इम्पैक्ट साथ ले लूँ। मुझे बताओ 8 + 4 12 - 2 10, 25 - 10, प्रॉफिट कितना होना चाहिए था असल में? अब बोलो, आई चा सही? अब तुम बोलो, तो तुम बोलना चाह रहे थे पड़ोसी को करते हैं, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलूं, है मैं कुछ बोलूं, है होशियारी रुजू करते हो अब? हाँ बोलो बोलो, मैं रुजू करता हूँ। नहीं करता, 1.5 होशियारी से रुजू नहीं करता। गलत बोले थे ना तुम, बता दे तू गलत बोला था नहीं बोला था? जो पड़ोसी को बोले थे कि मैं कुछ बोलूँ, तो मैं लग रहा था कि आंसर गलत है, कुछ बोला ही नहीं ना, रुक गया। अब मुझे बताओ आई कैप के मज़े वाले हैं, ये वाले मज़े वाले हैं? ये वाले मज़े वाले। तो आपने करने कौन से? आई कैप वाले तो दिल की तसल्ली के लिए करना है कि ऐसा ना हो कि मुश्किल कर लूँ, आसान पेपर में आ जाए तो बढ़ जाए प्रोग्राम। बात समझ आ रही है? क्लियर, दिमाग खुल रहा है? चलो शाबाश, अगला करो। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, प्यारा बच्चा मेरा, जल्दी जल्दी। मेरा बाजी तो स्लो आती नहीं है। कितना? 45। देखते हैं। कॉस्ट कितनी है? 50। रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 45। रियलाइजेबल कॉस्ट कितनी है? 5। रियलाइजेबल कॉस्ट क्या होती है? पढ़ी है मैंने? कुछ नहीं पढ़ी ना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 35। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एज एट बैलेंस शीट डेट? कॉस्ट कितनी है? 50। और रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 45। किस पे आनी चाहिए? 45 पे आनी चाहिए, ठीक है, गुड। अच्छा, ये रियलाइजेबल कॉस्ट कितनी क्या होती है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे उमेरा एक बात बताओ कि एनआरवी का मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन बताओ, दोबारा बोलो, ऊंचा बोलो। पहले लफ्ज़ क्या बोला आपने? अच्छा, नेट। और नेट का मतलब क्या होता है? कि किसी ना किसी रियलाइजेबल वैल्यू में से कोई ना कोई रियलाइजेबल कॉस्ट माइनस करूंगा। तो वो रियलाइजेबल वैल्यू है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है? वो नेट है? नेट नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा? तो 45 क्यों बोला फटाक से? ये मुंह फटाक से खोलने से पहले ना देख लिया करो सवाल में लिखा हुआ क्या है। बात समझ आ रही है? ये तो तुम होशियारी करती हो ना, ये तो मैं महंगी पड़ती है। चलो, स्टॉक इन ट्रेड ऑल्सो इंक्लूड्स गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, आइटम्स हेल्ड एट फिक्स्ड एसेट, नो, आइटम कंज्यूम्ड फॉर डेली यूज, नो, आइटम परचेज फॉर नॉर्मल यूज, नो। फिर क्या आता है? बोलो। हाँ, प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस वाले को WIP कहते हैं या कि नहीं कहते? द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक का है? जहाँ देखे टिक मार दो। डी किस गद? According to IS2 inventory, which of the following costs should be included in the valuing inventories for manufacturing company? General admin overhead,
कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड भी आता है और डेप्रिसिएशन भी आता है, आउटवर्ड नहीं आता, एडमिन भी नहीं आता। बात समझ आ रही है? NRV of an item of stock is its price प्लस ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन। प्लस तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, मैंने तो माइनस पढ़ा था, लेस पढ़ा था ना। लेस ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन, लेस ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड ऑल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन मार्केटिंग। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या लग रहा है बताओ? हाँ, भी लग रहा है पक्का? प्लस तो नहीं है, प्लस तो नहीं है, नन भी नहीं है। और ये क्या कह रहा है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है? नहीं आता ना, तो क्या है? बी। अच्छा फाद, इसके की में लिखा हुआ है सी, उसको सही कर लो। अच्छा समझाता हूँ, की में लिखा हुआ है सी, इसको बी कर लो, ठीक है। चलो ऊपर वाला देखो, वो कहते हैं तुम नहीं आए थे ना बेटा इस क्लास में, जिस क्लास में बात हुई थी, कल के लेक्चर लिया तुमने? कल का लेक्चर लिया? हाँ नहीं लिया ना, तो ये एमसीक्यू इसलिए नहीं समझाऊंगा, कल का लेक्चर समझो फिर समझाऊंगा। यार देखो, अगर लेक्चर पीछे से नहीं लोगे और पिछले लेक्चर का सवाल अगले के लेक्चर में करोगे तो फिर वो नहीं बताऊंगा ना, ज्यादती है ना। बात समझ आ रही है मेरी जान? हाँ तो आप लो ना पहले। चलो एन आइटम ऑफ स्टॉक, आ जाओ भाई फाद भाई सामने, शाबाश। चलो हाँ जी, जाओ बाहर जाओ, क्लास से जाओ, अल्लाह हाफिज़। चलिए पैकअप पैकअप पैकअप। पागल हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ इधर आके। ऑफ ऑफ बस कर दें, जाना है, नींद आ रही है, किराया आ रहा है, जाओ भाई बाहर जाओ, सो जाओ, घर जाओ, नहीं आया करो पढ़ने। दिमाग सुबह से तुम लोगों के ग्रुप ने घुमाया हुआ है, कुछ भी करोगे फायर आएगा। एन आइटम ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 1420 कैन बी सोल्ड फॉर 1600, ठीक है। आफ्टर इनकरिंग फर्दर कॉस्ट ऑफ कमीशन ऑफ 110, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 130। हाँ वही क्यों भाई? वो कह रहा है कॉस्ट है 1420 और 1600 का बेचूंगा, लेकिन आफ्टर इनकरिंग 110 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एडवर्टाइजिंग लूँगा, नहीं लूँगा, तो ये कितना आ रहा है? 1490 आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा कितना जाएगा? कितना जाएगा? बी या सी? बी या सी? बेटा आवाज तेरी थी। हाँ कितना जाएगा बोलो ना ईशा बेटा। बी और सी में कन्फ्यूजन है? बी और सी में क्यों कन्फ्यूजन? ये तो एनआरवी है ना, इसकी कॉस्ट से कंपेयर करूंगा ना, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी रखूंगा ना, किस पे रखूंगा? बी पे ना। इसका भी सही कर लो भाई फात भाई, एक उठा के बी कर दो उसको। कोई लिख रहा है मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं? नहीं लिख रहा? मैं कर लेता हूँ यार, साथ साथ रुक जाओ। इन्वेंट्री वाली मैं सही कर लेता हूँ हाथ के हाथ। कौन कौन से एमसीक्यू से ज़रा बताना। 7 का बी करना था और 6 का क्या करना था यार? ये ना 7 का बी करना था और 6 का भी बी करना था यार। कुछ मिस्टेक ऐसी जो आप अवॉइड नहीं करते वो हो ही जाती हैं, फिर आपको हर वर्जन में कुछ ना कुछ अपडेट करके चीज़ें सही करके करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर एक एमसीक्यू को पढ़ के मैं उसका की खुद नहीं बना सकता, ठीक है। वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास ही चीज़ें पता चलती हैं। कौन सा स्टेटमेंट IS2 के बारे में दुरुस्त है? प्रोडक्शन ओवर, तू पढ़ा ले आगे, इधर आ जा, शाबाश। मैं पढ़ूँ नहीं पहले?
प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द पीरियड। कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड नॉर्मल लेवल पे जाएंगे, ऐसा होता है। फिर किस पे जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड? जितने प्रोडक्शन होती है उसी पे जाता है ना, तो सही नहीं है ऐसा। इन अराइविंग एट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट मस्ट बी डिडक्टेड। नहीं, इन अराइविंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज फीफो लीफो एंड वेट। अच्छा, ये लीफो क्या होती है? लीफो होता है लास्ट एंड फर्स्ट एंड, या अब नहीं है, निकल गया। एंड वेट एवरेज कॉस्ट फॉर्मूलास आर एक्सेप्टेबल। नहीं, इट इज़ परमिटेड टू वैल्यू फिनिश्ड गुड ऑफ इन्वेंट्री एट मटेरियल्स। इट इज़ परमिसिबल टू वैल्यू फिनिश्ड गुड ऑफ इन्वेंट्रीज मटेरियल्स प्लस लेबर कॉस्ट ओनली विदाउट एडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड। नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब इनमें जो सबसे बेहतर बात है वो क्या कह रहा है? वो कौन सा है? बोलो भाई। सी है। अच्छा, लीफो है इसमें? लीफो तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? बताओ ज़रा। छेदी देती। जाओ कल वाला लेक्चर निकालो और ज़रा देखो इसमें मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड किस पे एलोकेट करवाए थे। अब बताओ, दो तरह के ओवरहेड होते हैं, एक होता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, एक होता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। यहाँ पे नहीं बताया हुआ कि कौन से ओवरहेड की बात कर रहा है, तो क्या मैं इसको ये समझ लूँ कि ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहा है और वो नॉर्मल कैपेसिटी पे एब्जॉर्ब होते हैं, OAR निकलता है। याद आ रहा है? कभी वैसे एक जुगाड़ बताऊँ, कभी ऐसा हो ना कि एक लगे नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें से जिस पे यकीन होता है तो है ही नहीं, वो तो हटा दो, वो तो है ही नहीं। और जिस पे डाउट हो ना कि यार यहाँ हाँ इस पर कोई थोड़ा सा मसला लग रहा है, यही सही होगा, क्योंकि बाकी तीन तो उससे भी फायदा है। बात समझ आ रही है? चलो, आइडियल कॉर्पोरेशन यूज परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपीचुअल मतलब कि साल के आखिर में जाके अपडेट होगा, ऐसा ही है ना? नहीं, शुक्र है, शुक्र है। हाँ बोलते हैं ना, मैं चूहे मारने वाली दवाई देता तुम्हें खाने के लिए। आइडियल कॉर्पोरेशन यूज परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। द कंपनी सेल्स मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹3,000। मर्चेंडाइज मतलब होता है इन्वेंट्री एट अ सेल प्राइस ऑफ 4,300 इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। आइडियल कॉर्पोरेशन विल मेक ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज एक्सेप्ट। परपीचुअल में क्या नहीं आता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है? नहीं आता ना, आखिर में आता है ना साल के। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आती तुम्हें? साथ साथ आता है। अच्छा, कहता है क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं तो बनाएगी, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देगी। हाँ करेगी ना यार, करेगी ना, क्यों? परपीचुअल है, परपीचुअल है ना मेरी जान। डेबिट कर देगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी सही है। क्रेडिट वन और मोर अमाउंट्स इन द इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर फॉर अमाउंट टोटलिंग ₹3,000। हाँ जी, हाँ जी, क्या सोचा? क्यों?
कौन सा ऑप्शन सही है? तीनों सही हैं। तुमने कभी अमाउंट पे फोकस किया है? जल्दी पकड़ लेना आपने। आपने जब सवाल रीड किया ना मेरे साथ, यानी कि जब मैंने स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सवाल रीड किया, तो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव एग्जाम के इन्वायरमेंट में मुश्किल सवाल लिख के क्या बोल रहे हैं, कौन सी एंट्री बनेगी कौन सी एंट्री नहीं बनेगी। अमाउंट को तो ऐसे इग्नोर किया जैसे दोस्त आपके महज को इग्नोर करते हैं मखसूस लोग। अमाउंट को इग्नोर नहीं करना, साथ साथ पढ़ना है अमाउंट को। मुझे बताओ इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? 3000। तो भाई 3000 से ग्रेड होगी ना यार। Khalil and Khalid are doing partnership business. Earned by their business during the year ended 31 December 2011 is 2.5 लाख. In subsequent year, it was realized that the ending inventory 2011 was overshot by 10,000. Ending inventory ज़्यादा है, closing stock जितना ज़्यादा होगा मेरा प्रॉफिट उतना कम होगा। ऐसा ही है? क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा ज़्यादा होगा, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं ज़्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा ज़्यादा होगा? पक्का? अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो मेरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ओपनिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्लोजिंग का इनवर्स होता है ना। तुम लोग मेरे कॉन्सेप्ट क्यों हिलाने पे चले हो? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, 100, 20, 50 कितना हो गया? 70। कहता है कि अच्छा मैं ऐसे ही करता था ना हमेशा, मैं रूल छोड़ो, बस डमी कैलकुलेशन बना के अपने ऊपर अप्लाई कर लो। 30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे लेकिन आंसर सही हो जाएगा, 2 नंबर हाथ में आ जाएंगे। 2 नंबर नहीं छोड़ने, 2 नंबर बड़े हैं, मैं 48 पे पेपर रुकते हुए ना बड़े यहाँ पेन होता है। ठीक है, आ जाओ। कहता है इन्वेंट्री ओवरशेड हो गई, यानी कि ये 70 हो गई। अगर ये 70 हो गई तो ज़रा मुझे बताओ अपना ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हाँ जी, 120 में 70, हाँ पक्का? या 50 आएगी? 60 आ जाएगी? अगर हाँ 50 आएगी? 50 आएगी? अगर मेरी कॉस्ट 50 है तो मेरा अब अच्छा पहले वाले केस में क्या था कि जब मेरी बात सुनो ना, जब पुराने वाले केस में मेरी इन्वेंट्री जो थी, अब मैंने क्या कर दिया बोलो भाई? सेकंड वाले केस में क्या कर दिया? इन्वेंट्री को मैंने क्या कर दिया है? ओवर स्टेट कर दिया है। क्या कर दिया है? क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दिया है। तो ओवर स्टेट करने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है? प्रॉफिट क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है ना मेरा। अगर मैंने अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ा दिया है, तो फिर मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है? प्रॉफिट इससे मेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैंने 50 की इन्वेंट्री को 70 का कर दिया है, ठीक है, इससे मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कम हो रहा है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है ना। तो एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ रहा है ना मेरा। बात भी समझ नहीं आया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं नेट प्रॉफिट कितना है? 2.5 लाख का। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ भाई, ये देख, मैं नेट प्रॉफिट ऐसी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कोई एक्सपेंस नहीं है ना। नेट प्रॉफिट कितना है? 2.5 लाख का, ठीक है। अच्छा, वो कहता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, क्या आया होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया होगा, ठीक है। अच्छा ओके, कह रहा है कि लेट से ये सेल थी, ये 5 लाख की, ठीक है। ये जीपी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 5 लाख का, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख का। अच्छा, ओपनिंग लेट से मैं करता हूँ 7 लाख की,
7, ठीक है, ये कर देता हूँ 8 लाख, ठीक है, और 7, 8 और 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, सही है। अब ठीक है, 5 लाख आ गया। अच्छा मुझे बताओ, वो कहता है कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि एंडिंग इन्वेंट्री 10,000 से ज़्यादा थी। अगर ये 10,000 से ज़्यादा थी, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट आ रहा था 2.5 लाख। अगर मैं इसको वापसी कर दूँ 290, तो ज़रा मुझे बताओ प्रॉफिट ये कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा? 490 आ जाएगा या कितना आएगा? 510 आएगा? जल्दी बताओ, ये कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? 5 लाख से कम होकर कितना आ जाएगा? हाँ जी, 5,10,000 आ जाएगा ना। तो मेरा नया प्रॉफिट कितने से कितना आएगा बताओ ज़रा? 5 लाख में से 5,10,000 माइनस कर दो ज़रा, सॉरी इसको मैं 1 मिलियन करना था, सॉरी इसको 1 मिलियन करना था। हाँ अब ज़रा बताओ, हाँ जी 49 क्या? 4,90,000 बोला है ऐसा? कौन सी फिगर गलती है? 2.5 लाख वाली? हाँ इसको 5 लाख करना है, सॉरी मैंने फिगर गलत ले ली थी। हाँ अब ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मैंने सवाल का सारा डेटा इसमें डाल दिया है। अब मुझे बताओ, कहता है कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या थी? बोलो भाई, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 10,000 से ओवर स्टेटेड थी, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या था? ओवर स्टेटेड था। मुझे बताओ कितने से ओवर स्टेटेड था? 10,000 से। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? क्लियर है? पक्की बात है? अब मसला नहीं होना चाहिए इस सवाल में, ठीक है। एक और चीज़ भी कर सकते हो कि एक रूल इस्टेब्लिश कर लो, ठीक है, ताकि तुम जो है ना वो इसमें फंसो नहीं। मुझे बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड होगा तो मेरा प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड होगा, यानी अच्छा, और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड होगा तो मेरा प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड होगा। इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो अगली बात, मेरा ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर स्टेटेड है तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? ओवर स्टेटेड। ऐसा ही है? सही लिखा है मैंने? सही लिखा है। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो मेरा एक्सपेंस भी कम होगा और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है तो मेरा प्रॉफिट अंडर स्टेटेड होगा, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का ताल्लुक रेसिप्रोकल है। कह सकता हूँ ना? रेसिप्रोकल कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्वर्स रिलेशनशिप है, सॉरी रेसिप्रोकल तो कुछ और होता है, लॉ में होता है। ये इसका रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप। अब बोलो दिमाग खुल रहा है? तो जो सोया वो खोया। 5 मिनट जिसने क्लास के बाहर लगा दिए बबले लेने के लिए, ठीक है, अभी वो बबले फुला रहा हो ऐसा करके। बात समझ आ रही है? और तुम लोग भी सिर्फ 30 सेकंड से बचे हो। डन है? 10 कर लिए हमने, कौन से? एग्जैक्ट लेवल 3 एग्जाम करा करके। अब एक काम करो ज़रा, इधर आ जाओ, मॉडरेट पे आ जाओ। कोई आई के सारे MCQs हमारे लिए क्लास में सॉल्व करना कोई फ़र्ज थोड़ी है। मेरा तो मोटिव क्या है कि तुम लोगों को एग्ज़ाम लेवल की प्रैक्टिस करवाई जाए, और उसके लिए एग्ज़ाम क्रैकर वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे करने। एग्ज़ाम क्रैकर और मॉडरेट भी कर लो ना कम से कम, वेल गुड टू हो जाएगा।
हम्म, कैसे? ये तो पढ़ा हुआ है। क्या है इसका? हाँ जी, बी। इसको भी मैं ज़रा सही कर दूँ, ये है बी। डिफरेंट स्टॉक वैल्यूइंग मेथड का मतलब होता है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी शोन ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड। डेबिट कैश बुक क्रेडिट मशीनरी, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी शोन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। प्रॉफिट में डिफरेंस होता है ना फीफो एफ को में। गुड दैट डू नॉट बिलोंग टू अ पर्सन होल्डिंग देम। ये एमसीक्यू है क्या? ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है एमसीक्यू, इग्नोर कर दो इसको, मुझे निकालना है। इसका आंसर सेल और रिटर्न है, क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस ना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सेल और रिटर्न एक चीज़ हुआ करती थी, वो कोर्स में नहीं है आपके, ठीक है। तो ये किसी पुरानी बुक से एमसीक्यू उठा के रख दिया होगा इसके अंदर, तो इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। चलो 5वां बताओ। कंसिस्टेंसी तो कुछ और ही कहता है। कंसिस्टेंसी तो कहता है कि एक पॉलिसी अगर आपने अप्लाई करनी है तो वो आपने जो है ना वो मुस्तकिल मिजाज से करनी है। वो तो फिर फीफो और एफओ में था। तुमने बोला यार 3 लफ्ज़ तो मैंने पढ़े हुए नहीं है पहले कहीं, तो कंसिस्टेंसी बढ़ावा अन्य बसी को मार देती हूँ। हाँ जी, साइंस को भी निकाल दो। साइंस का जिक्र नहीं है ना, इसका मतलब साइंस एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, इसका आंसर है वैसे आर्टिकल मेथड, किताब के अंदर नहीं है लेकिन दिया हुआ तो मैं बता देता हूँ, चलो क्या पता पेपर में आ जाए। द पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व इन वैल्यूइंग स्टॉक में नॉट बी एप्रोप्रिएट द फैक्ट दैट देयर इज may not appreciate the fact that there is ये आंसर IS-2 से नहीं है, ये आंसर इंसान के बिहेवियर से। वो कहते हैं पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व इन वैल्यूइंग स्टॉक, यानी कि जो लोग स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं तो वो मतलब किस बात को अच्छा समझेंगे, किस बात को अच्छा नहीं समझेंगे। मे नॉट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट देयर इज़ मोर देन वन पॉसिबल वे ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक, ठीक है। तो खैर ये भी कोई इतना रेलेवेंट एमसीक्यू तुम्हारे लिए नहीं है, इसको भी मैंने किताब से निकालना है। यार एक बंदा ना ज़रा वो लॉग बना ले, हमारा तुम बना लो लॉग, लिखो ज़रा इन्वेंट्री का लॉग बनाओ एमसीक्यूज़ का। लॉग का मतलब ये है कि कुछ एमसीक्यूज़ ना इससे निकालने हैं किताब से मैंने। MCQ 4 और 5 और 6 तीनों निकाल दो, ठीक है। 7 भी निकाल दो, ये पता नहीं पुराना MCQ आ गया कोई।
चलो 8वां तो लिख लो यार, कोई मसला नहीं है। चलो 9वां बताओ। हाँ जी, पक्का पक्का। पीरियोडिक में परचेज परचेज रिटर्न बनता है ना भाई। 10वां बताओ। नॉट नॉर्मली एक्सेप्टेबल, तो सी क्यों बोला मेरा? अहमद को बताऊंगा बेटा, तुम रुक जाओ। अहमद को बताऊंगा कि ये एग्जाम में भी यही करके आती होगी और कर सकती है। इसको बोलो कि पहले देखो, सोचो, टाइम बहुत है, फिर टिक लगाना है। ये नहीं फटाक से देगा ठक, चल मेरा भाई ठोक दिया पेपर। बात समझ आ रही है? हाँ ओके। आप लोगों का असाइनमेंट है घर का, ये हमने कहाँ तक कर लिया भाई? एग्ज़ाम क्रैकर कर लिया हमने, 10 कर लिए ना। अब होमवर्क है तुम्हारा, ये हैं कितने वैसे? 11 से, ओ खैरा, अरे भाई 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 45। तो एग्ज़ाम क्रैकर ही करो, आई क्या पल तो माठे हैं, मज़ेदार नहीं है। आई कैप के एमसीक्यू कितने कर लिए हमने? 15। वहाँ के 15 से 25 10, और यहाँ के 11 से 30 20 30 टोटल हमसे करने के लाने। टाइम पे क्लास शुरू की थी, ठीक है, टाइम पे नहीं, टाइम से 6 मिनट बाद शुरू की थी, और 12 बजे क्लास ख़त्म थी, 12-1 पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये सबक है उन लोगों के लिए कि टाइम पे और टाइम पे चले जाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के तरीके। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।